हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 8 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे देता हूं आपको। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज की देश भर में उत्पादन और जो है बाहर की कंट्रीज में उत्पादन किस तरह से होता है। मेनली है चैप्टर का जो मतलब पॉइंट वो है ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया पर जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीजें पढ़ेंगे, सारा ओवरव्यू हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चंस लेवल 1 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आफ्टर दैट लेवल 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई आया हुआ इसमें से तो आपको जरूर दिया जाएगा, और अदरवाइज लेवल 2 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है। और कई स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इजी क्यों लगते हैं आपको? क्योंकि जब आपको मैं करवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस इजी लगने लग जाते हैं। आप क्या करते हो, पहले सेम जो है टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, उसके बाद जो है टॉपिक के क्वेश्चंस करते हो तो आपको क्वेश्चंस इजी लगते हैं। जैसे हम इस जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। आपको पता है? नहीं पता? फॉरेन ट्रेड हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आपको इसके बारे में नहीं पता। अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, ए बी सी डी नहीं दे पाए, लेकिन एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चंस को हल करने की जो है कंडीशन में आ जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन अच्छे से आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए आपको क्वेश्चंस इजी लगते हैं। और काफी जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है इस सीरीज से। मतलब वो मतलब कि टीचर स्टूडेंट खुद कहते हैं मुझे कि सर बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हो, और हमारा जो प्रोवाइड करवाने का तरीका है वही जो है अलग है थोड़ा सा। जैसे कि करवाने को हम क्या करवा सकते हैं, ये चैप्टर का नाम क्यों दिया गया, अलग अलग इनको क्यों किया गया है कि एक एक चीज आपको है अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको क्या करता हूँ, लेक्चर शुरू होने से पहले कहता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक, जितने भी अब तक आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं, उन सभी को एक सीक्वेंस में लिख लो। मैं आपको डेली कहता हूँ कि जब आज भी कहूंगा, अभी तक नहीं कहा लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। मैं आपको ये कहता हूँ, ये क्यों कहता हूँ, ताकि पीछे वाली चीजें आपको एक चैनल की तरह याद हो जाए, एक सीरीज की तरह आप सारी चीजें जो है आपको रिवाइज हो जाए। पहले आपको मैं पूरा टॉपिक कवर करवाता हूँ, टॉपिक कवर होने के बाद उसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे मैं करवा देता हूँ। उसके बाद कुछ बच जाता है तो मैं आपको कह देता हूँ कि क्या करना है, जाकर क्वेश्चन बैंक से भाई खुद जाके प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, आप मूवीज वगैरह देखते होंगे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, उनकी अलग अलग पावर्स होती हैं। वो अपनी पावर्स की वजह से सुपरमैन रहते हैं। तो मुझे कल किसी मतलब स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप सुपर टीचर हैं, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का जो तरीका बहुत अलग है और आपका कंटेंट बनाने का तरीका बहुत अलग है। तो शायद उस स्टूडेंट ने सही कहा है या गलत कहा है वो तो आप बताएंगे, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को थैंक यू बोलता हूँ, और मैंने उसको पर्सनली भी थैंक यू बोला था। बाकी उसने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सच भी है कि जो ये करवाने का तरीका है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले पूरा टॉपिक करवा देते हैं, उसके बाद उस टॉपिक से जो लेवल 1 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ मैं आपको कि इजी कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और लेवल 2 टफ किस तरह से पूछ सकता है। या फिर लेवल 3 वो डाल देता हूँ कि कई बार एग्जामिनर की वर्डिंग कुछ चेंज हो जाती है टॉपिक को लेकर, तो वो मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ। तो कंटेंट ही आपको कहीं ना कहीं महान बनाता है। तो अगर आप भी कल को एग्जाम क्लियर करोगे तो कंटेंट के बिहाफ पे करोगे, कंटेंट प्लस आपकी जो हार्ड वर्क है उसके बिहाफ पे करोगे। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है एग्जाम क्लियर करने का। अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छी चीजें पढ़ोगे, याद हो जाएंगी, वो याद हो जाएंगी, याद रखोगे, एग्जाम में जाके परफॉर्म करोगे तो आपका जो है रिजल्ट 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। ठीक है। चलिए ओवरव्यू दे दिया, जो भी एक्स्ट्रा बातें थी वो भी सारी हो चुकी हैं, और मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था। बस इतना है कि जो आपको काम की चीजें थी वही बताई मैंने। अब देखिए अब ये हमारा 8th चैप्टर है। कौन सा है? 8th चैप्टर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर कमेंट बॉक्स नहीं है अभी आपके सामने, आप किसी और मीडियम से वीडियो देख रहे हो, तो सभी चैप्टर्स का एक बार नाम लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिख लो। अदरवाइज आप आंखें बंद करके खुद भी याद कर लो। कमेंट नहीं करना, मत करो। राइट टू योर ट्यूटर नहीं लिखना, मत लिखो, खुद याद कर लो भाई पहला चैप्टर कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर कौन कौन से थे। इससे क्या होगा, आप ही की रिवीजन होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये क्यों कहता हूँ, 1 या 2 मिनट क्यों लगाता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए, और जब आप 8th चैप्टर करेंगे
मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पिछला कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे कि ये तो पता नहीं, मतलब ऐसे ही हम कुछ बोल के निकल गए और आपको समझ नहीं आया। मैं बोलूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, तो आपके माइंड में चल रहा है कि पता नहीं ह्यूमन रिसोर्स क्या बोल दिया। अब इससे ह्यूमन रिसोर्स हमने एक पूरा चैप्टर किया है, जैसे कि मैंने बोला मानव संसाधन, तो भाई पता होना चाहिए मानव संसाधन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये वर्ड का क्या मतलब है, सारा पता होना चाहिए। तो पहला चैप्टर क्या था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। दूसरा चैप्टर क्या था? पीपल एज ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में। तीसरा चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी एज ए चैलेंज, याद हो गया होगा अब तक तो। चौथा कौन सा था? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में जो है खाद्य सुरक्षा। पांचवा चैप्टर कौन सा था? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और छठा चैप्टर कौन सा था? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेवंथ चैप्टर कौन सा था? मनी एंड क्रेडिट, जिसको कि मुद्रा और साख या फिर धन और जो है आप लोग ऋण बोल सकते हो, ये चैप्टर थे। तो ये 7 चैप्टर थे। आज हमारा 8वां चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये जो पहले 4 चैप्टर थे ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर मतलब बेस्ड थे। आगे अब जो आप लोग जो है 10th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद आपको +1 +2 सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। उसके बाद कुछ आपको मास्टर्स लेक्चर मिलेंगे, और मास्टर लेक्चर्स आपके 3-3 या 4-4 घंटे के होंगे, इसमें क्योंकि अगर कोई भी चीज रह जाएगी तो वो सारी उसमें कवर हो जाएगी। वैसे तो हम कुछ रहने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको जो रेफरेंस बुक्स है उसके बारे में भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो और इसके अच्छे से रिवीजन कर लेते हो, तो भाई किसी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन कभी रहेगा नहीं। और इसी तरह से हमारी हिस्ट्री की सीरीज है, पॉलिटी की सीरीज है, ज्योग्राफी की सीरीज है, साइंस की सीरीज है, वो अलग अलग सीरीज चल रही हैं। और अगर आपने कहीं एक इकट्ठा कोर्स परचेज किया हो तो फिर तो आपको सारी चीजें एक साथ भी मिल सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के अंदर इनरोल्ड है। चलिए, अभी हमने 8 तक देख लिया कि हमारे 7 चैप्टर कौन से थे। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन। होता क्या है ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। पहले इस पैरे को करेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाला पैरा करवाएंगे आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हिंदी के अंदर कुछ मिस्टेक है, ये सही कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। नोट कर लो थोड़ा सा। होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। भाई एक देश और दूसरे देश, इन दोनों का या तो इंटरकनेक्शन या फिर रैपिड इंटीग्रेशन किसी चीज के लिए, मतलब इन दोनों ने कहीं पे कोई रोड बन रहा है, भारत में कोई रोड बन रहा है, उस रोड पे कुछ ऐसा रोड बनाना है कि वो बारिश में भी ना टूटे, और ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, यूएसए के पास है। तो हम यूएसए से ऐसी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उसको बोलते हैं रैपिड इंटीग्रेशन। इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे को चीजों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से किसी चीजों व्यापार करना, चीजें बेचना खरीदना, टेक्नोलॉजी खरीदना बेचना, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर सकती है, और उसके साथ उनसे लोन ले सकती है, ऋण ले सकती है, ऋण दे सकती है। एक दूसरे की कंट्रीज में आप लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, तो वो इसका पार्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। आगे देखिए, more and more goods and services investment and technology are moving between countries। तो यही मैंने आपको बताया कि गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजीज, देशों के बीच एक दूसरे को क्या किया जाता है? आदान और प्रदान किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से देखो स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचिए ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होगा। कोई, मैंने शुरू से एग्जांपल लिया था कि कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो उसका बेनिफिट हो गया। अब एक और से सोचिए, एक और एग्जांपल है, ये है हमारा देश भारत, इंडिया, और ये है यूएसए। अब इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट के माध्यम से यूएसए का कोई मेडिकल हॉस्पिटल है, कोई यूएसए का बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी वेबसाइट है। इंडिया में कोई मरीज है कैंसर का, उसका कैंसर का इंडिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। इंडिया में एक मरीज है जिसको क्या है? कैंसर है, उस कैंसर का भारत में कोई इलाज नहीं है। अब ये जो है कस्टमर, इसने इंटरनेट के थ्रू यहाँ की यूएसए की एक वेबसाइट को, मतलब उस वेबसाइट पे गया, देखा कि वहां पे इस कैंसर का इलाज है, तो इसने ट्रीटमेंट के लिए क्या, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, सारी चीजें ऑनलाइन रिपोर्ट सबमिट की, दिखा, और उसके बाद जो है इसके ऑपरेशन की डेट फिक्स की गई। तो मतलब घर बैठे सारा काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक दिन जाके डेट मिल गई और जाकर इन्होंने क्या किया? ऑपरेशन करवा लिया। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया? ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। और अगर ग्लोबलाइजेशन थोड़े एडवांस लेवल पे चली जाए तो भाई जो यूएसए में डॉक्टर बैठा है वो अपना एक क्लिनिक भारत में भी खोल सकता है।
ठीक है, वो हम ऊपर पढ़ेंगे, उसको मल्टीनेशनल जो है कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन से इतना फायदा हो गया, तो इंटरनेट के आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जो कि टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, इससे जो है ग्लोबलाइजेशन में और ज्यादा इजाफा हो गया, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ गई। अब आपने एडिडास के कोई शूज खरीदने हैं, तो अब क्या करते हो, एडिडास की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हो, देखते हो कि कौन से जो है नए जूते आए हैं, कौन कौन सा, मतलब उसमें कुछ भी आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो कि क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा नया जूता आया है एडिडास का, तो आप लोग देख सकते हो उस वेबसाइट पे। तो ये इंटरनेट के माध्यम से हुआ, अदरवाइज जो है ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, भारत के ब्रांड नहीं है ये। तो आपकी पहुंच किस तरह से पहुंच गई, कैसे बढ़ पाई पहुंच, इंटरनेट की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों, भाई सारी चीज एक जगह नहीं हो सकती। जैसे आपको लास्ट चैप्टर में आपने क्या किया था, बार्टर सिस्टम किया था, कि भाई एक इंसान सब कुछ नहीं उगा सकता, वही आलू टिंडे टमाटर व्हीट राइस नहीं उगा सकता। वो ठीक है, सब्जी उगा लेगा सारी, खाना सब्जी उगा लेगा, और आटा भी मतलब कि आटा उगाने मतलब सॉरी, आटा जिससे रोटी बनती है वो उगा लेगा, ठीक है, और सब्जी भी उगा लेगा। लेकिन इन सबको बनाने के लिए यूटेंसिल्स उसकी जरूरत पड़ेगी, गैस की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसको बाहर दूसरे लोगों से मतलब कि मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से भारत में सारी चीजें नहीं हो सकती, सारी चीजें चाइना में नहीं है, सारी चीजें यूएसए में नहीं है, सारी चीजें साउथ अफ्रीका में नहीं है। तो देशों को एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, ये जरूरत थी, ठीक है। और आगे देखिए, The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment। अब फॉरेन ट्रेड क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, भाई यहाँ की कोई इंडिया की कंपनी यूएसए में जाके बिजनेस करे, यूएसए में कोई चीज खरीदे बेचे, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यूएसए की कोई कंपनी भारत में अपना प्लांट लगा रही है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाहर ले जाके चीजों को बेचना या बाहर से मंगवाना, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और बाहर जाकर अपने प्लांट लगाना, अपनी इंडस्ट्री को वहां जाके सेटअप करना, बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ट्रेड मतलब व्यापार, और इन्वेस्टमेंट मतलब वहां पे जाके पैसा निवेश करना। तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने कुछ बैरियर लगा दिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे आपको मैं बताऊंगा कुछ आगे चल के, हम जो जो 5 ईयर प्लान्स करेंगे, 5 ईयर प्लान्स आए थे। क्या है 5 ईयर प्लान, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बस आप इतना सोच सुन लीजिए कि जैसे ही हम आजाद हुए थे, तो आजादी के बाद 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिए गए थे। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या कहा गया था कि हम भारत की इंडस्ट्री को ऊपर लेकर आएंगे, हम भारत के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग इन द 1950s एंड 1960s। तो जब भारत में इंडस्ट्री आ रही है, खुद की लोग इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो भाई अगर बाहर की इंडस्ट्री आ जाएगी तो फिर तो खुद की इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। इसलिए इन्होंने कुछ, भारत सरकार ने कुछ बैरियर्स लगा दिए, ताकि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट भी कम आए और जो इंडस्ट्री भी वो कम आए। लेकिन कुछ हद तक जो उन्होंने कुछ बीच में छूट दी थी, कि आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो कोई टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, मशीनरी लेना चाहें मशीनरी ले सकते हैं, फर्टिलाइजर्स या ऐसी चीजें आप लोग कुछ अलाउड सम इसेंशियल आइटम्स, कुछ इसेंशियल आइटम्स को अलाउड कर दिया था। अदरवाइज 1991 तक जो है बाहर से सारी चीजों का इंपोर्ट जो है बंद था। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपके यहाँ पे घर में इंडस्ट्री खुल रही है, अब घर वाले धीरे धीरे ही जो है सेटअप करना सीखेंगे। बाहर जो बंदा है वो सारा कुछ सीख के बैठा है, तो वो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा देगा, जो यहाँ की इंडस्ट्री को चलने ही नहीं देगा। तो इसलिए खुद की इंडस्ट्री को हमने सेटअप करना था, इसलिए हमने बाहर से चीजों का इंपोर्ट बंद कर दिया, और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमने क्या है बंद कर दी कुछ टाइम के लिए। आफ्टर 1991 भाई 1991 आ गया था, 1947 में आप आजाद हुए थे, 1947 में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और 1991 तक यही चला रहा कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। 1991 के बाद क्या जरूरत महसूस हुई कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडस्ट्री से काम नहीं चल पाएगा। सरकार क्या लेकर आई, एलपीजी। ये क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन जो है पूरी तरह से लागू हो पाया, और ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला। अदरवाइज कहने को तो ग्लोबलाइजेशन पहले ही आ गया था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे नहीं आया था। तो भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स कब लाए गए थे, 1991 में। और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जामिनर पूछ लेता है कि कई बार पूछता है कि एलपीजी में एल का क्या मतलब है, एलपीजी पी का क्या मतलब है। तो उसमें देख लीजिए, लिबरलाइजेशन, इसका है प्राइवेटाइजेशन, और इसका है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना, कब हुआ था, 1991 में। अब इसमें हुआ क्या था,
एलपीजी के अंदर सरकार कुछ लिबरल हो गई, मतलब कुछ जो लॉज थे, कुछ जो उनकी पॉलिसीज थी वो लिबरल हो गई। पहले क्या था, बहुत सख्त रवैया था सरकार का कि बाहर से कोई कंपनी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, बाहर से कोई इंडस्ट्री भारत में आ नहीं सकती है, और अगर बाहर से कोई चीजें यहाँ पर आएंगी तो इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी लग जाती थी, जिसको कि इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर उसको टैक्स बोल सकते हैं, कि बाहर की चीज बहुत महंगी हो जाती थी। तो इस वजह से जो सरकार ने ऐसा क्यों किया, ताकि जो खुद की मार्केट है वो फ्लरिश हो सके, वो उसको मतलब फल फूल सके, उसको बढ़ोतरी मिल सके। तो इसलिए सरकार लिबरल होगी, उसने पॉलिसीज लिबरल कर ली। फिर दूसरा क्या था, पहले क्या सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन यहाँ पर क्या प्राइवेट प्लेयर को भी एंटर करने का मौका मिला कि भाई सारी चीजें हम नहीं संभाल सकते, आप लोग भी आ जाइए। फिर जैसे कि बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जियो आ गई प्राइवेटाइजेशन के कारण, और कौन सी है, और कई कंपनीज आ गई, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, ये कंपनीज आ गई। तो इस तरह से हर एक सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट कंपनियों को आने का मौका दिया गया कि आप लोग आ सकते हैं, आपको मना ही नहीं है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस थी, वो कंडीशंस आगे देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस थी। तो इन दोनों के कारण जो है ग्लोबलाइजेशन जो है पूरा अच्छी तरह से फ्लरिश हो सका, ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल जो ग्लोबलाइजेशन थी वो हो सकी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई। तो 1991 के बाद जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को क्या है, बैरियर्स हटा दिए गए। अब यहाँ पर जो है फॉरेन ट्रेड भी किया जा सकता था और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी 1991 के बाद आ सकती थी। अब कुछ एक बैरियर्स रह गए थे, वो बैरियर्स का क्या कारण था कि भाई वो हमें बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री को जो है लोकल मार्केट है उसको खत्म ना कर दें, या लोकल इंडस्ट्री को है खत्म ना कर दें, इसलिए कुछ बैरियर्स भी जरूरी थे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सरकार ने बैरियर्स भी रखे थे। उसके बाद एक वर्ड है, याद रखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है भाई, बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे आप ये समझिए, आप रोड पे चलते हैं, ठीक ठीक है, रोड पे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो किस लिए होती है कि भाई आप लोगों की सेफ्टी के लिए, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए रोड पे क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस। इस तरह से यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, एक्स वाई जेड में 3 कंट्रीज का नाम बता रहा हूँ। तो ये कंट्रीज आपस में क्या है, आदान प्रदान करती हैं इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड्स का, सारी चीजों का आदान प्रदान। तो इन सब के ऊपर कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, वो ध्यान रखती है कि जो कंपनीज, जो देश या डिफरेंट डिफरेंट देशों की कंपनीज आपस में जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, या फिर आपस में जो भी व्यापार कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, तो उसका सारा लेखा जोखा या ध्यान कौन रखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ रूल्स इसने सेट किए हुए हैं, उस रूल्स को यहाँ पर सभी को फॉलो करना होता है, जो इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उन सभी को क्या होता है, मानना होता है। ठीक है, WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। भाई इसने WTO ने कुछ रूल्स बनाए हैं और ये देखती है कि उन रूल्स को ओबे किया जाए। उसके बाद देखिए, इन द रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो भाई अब रिसेंट टाइम में स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आपको पता है स्टेट्स के अलग से गवर्नमेंट है और सेंटर की अलग गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से इंडस्ट्री हमारे राज्य में आए। इससे क्या होगा कि हमारे राज्य के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है रोजगार मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंपनी जो यहाँ इन्वेस्ट करें। उसके बाद देखिए, इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल जोन्स आर बीइंग सेटअप्स। ये होते क्या, इंडस्ट्रियल जोन्स किसको बोलते हैं भाई, एक जगह है, इसका नाम दे दिया SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर इंडस्ट्रियल जोन। अब ऐसे किसी जगह को आप इंडस्ट्रियल जोन नहीं कह सकते भाई, क्या यहाँ पे वाटर की सप्लाई होगी 24 आवर, या अवेलेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी है कि जितना इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लैंड की जरूरत है, यहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी होगी, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते, चाहे रेलवे हो, रोड हो, मतलब इस जगह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है मार्केट भी के भी नियर बाय हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ऐसे कुछ जगह जो है सेंटर सरकारें और जो राज्य सरकारें क्या करती हैं, ऐसी जगह को मार्क करती हैं और बता देती हैं कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। फॉरेन कंपनीज को क्या कहा जाता है, फॉरेन कंपनीज को बोलते हैं कि आप यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल तक आपको जो है टैक्स में छूट दी जाएगी। तो ऐसे इस तरह से कुछ मतलब
ये देखो SEZ आर द हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ये सारे जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बताई गई हैं, देख लीजिए। Companies that set up production units in the special economic zones do not have to pay taxes for an initial period of 5 years। तो शुरुआती के 5 सालों में टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों किया जाता है? ये एक हिसाब का आप मान सकते हो कि लालच दिया जाता है, या फिर उनको भी फायदा होता है और हमारे पास जो है अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है बाहर से, तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। लोगों को अगर जॉब मिलेगी तो भाई रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से क्या होगा, आप सारी चीजें पीछे आप अब लिंक कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान को जॉब मिल जाएगी तो वो आगे अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकता है, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर सकता है, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए वो बेटर हेल्थ का इंतजाम कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो सरकार नहीं कर पा रही, वो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाकर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाकर जो है सरकार इनडायरेक्टली ये सारा काम कर रही है आप सबके लिए, हमारे लिए। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज also allowed flexibility in the labor laws to attract foreign investment। तो भाई कुछ लेबर लॉज में इनको कुछ चेंजेस भी करने पड़े या फिर फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी पड़े, तो ये दे देती हैं सरकारें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, उसको यहाँ पर लाया जा सके। तो ये सारा आप समझ गए हैं। ये जो है वैश्वीकरण का ये पूरा पैरा था, आप इसको, इसमें से काफी कुछ आपको पता चला है। अब देखते हैं MNCs, जो पहला पैरा है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो भाई प्रोडक्शन, एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना कि एमएनसी होता क्या है। कुछ लोग एमएनसी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक जो इसका एक्चुअल वर्ड है, ठीक है, इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन द मोर देन वन नेशन। समझ आ गया? सिंपल सी लाइन है, देख सकते हो आप लोग। MNC set up office and factories for the production in region where they can get cheap labor and other resources। तो भाई MNCs क्या करती है? अब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। यूएसए के अंदर आपको पता है पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। वहां पे लोग खुद पे खर्च भी ज्यादा करते हैं भाई। जब इनकम ही ज्यादा है तो खुद पे खर्च भी ज्यादा करेंगे। यूएसए में लेबर बहुत महंगी है। यूएसए में लेबर बहुत महंगी है। वहां पे लेबर लॉज भी बहुत जो है सख्त है यूएसए के। अब एक कंपनी है, वो यूएसए की कंपनी है, तो वो क्या कर रही है? वो सोच रही है कि मैं यूएसए में प्लांट ना लगाकर इंडिया में प्लांट लगा देता हूँ। इंडिया में क्या है, लेबर लॉज जो है वो इतने सख्त नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है लेबर लॉज। दूसरा, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत है और लेबर इजिली अवेलेबल है। सरकार यहाँ पर जो है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर इंडस्ट्री लगा दी तो वैसे 5 साल तक सरकार कोई टैक्स भी नहीं लेगी। तो भाई ये कंपनी यूएसए में इंडस्ट्री नहीं लगाकर कहाँ लगाएगी? इंडिया में लगा देगी। इंडिया से भी सस्ता कौन सा है? इंडिया से भी सस्ता है चाइना, जहां पर लेबर भी है, लैंड भी है, बाकी सारे रिसोर्सेज भी हैं। तो इंडिया से भी सस्ता कौन सा देश है? चाइना। तो वो चाइना में लगाएगी। आपको पता है चाइनीज मार्केट इतनी क्यों चढ़ी? चाइना का माल इतना क्यों ज्यादा, मतलब चाइना ने हर एक मार्केट को कैप्चर किया है। क्यों किया है? क्योंकि चाइना के पास लेबर बहुत सस्ती थी। हर एक देश ने क्या किया? चाइना के अंदर प्लांट लगाया। हर एक चीज का, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना में ना बना हो। इसी टाइम पे हर एक देश ने, एवरी कंट्री, मतलब वो क्या किया, उन्होंने चाइना को अप्रोच किया कि भाई हम अपना प्लांट यहाँ पे लगाएंगे। और चाइनीज जो है ये कॉपी करने में माहिर है। इन्होंने कॉपी किया, इन्होंने हर एक चीज को कॉपी किया, उनकी टेक्नोलॉजी को वहां से कॉपी कर लिया। टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं, बस उसको देख देख के इन्होंने बना दिया। आप उसको चोरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि चोरी हो गया उनका हूबहू ले लेना। लेकिन उन चीजों को देख के जो इन्होंने कॉपी करने में माहिर थे चाइना वाले। तो जो चीज, मान लो यूएसए में कोई चीज बन रही थी, एक कार की बात करें, यूएसए की कोई कार थी, तो एक कार यूएसए में बन रही थी, उसकी कीमत आप ये मान लो कि 1,000 रुपए थी। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, कोई यूएसए की कंपनी कार बना रही थी, वो अपने ब्रांड नेम से बेच रही थी, उसकी कीमत थी 1,000 रुपीज। चाइना में वही कार बनी, सेम चीजें, सारा कुछ सेम है, बस उसका वो लोगो नहीं है, वो ब्रांड नहीं है। चाइना की कार सेम दिखने वाली हूबहू कार कितने की मिल रही है? 300 रुपए में वो कार मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है। तो इसलिए चाइना फिर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गया। चाइना जो है डेवलपमेंट के मामले में काफी देशों को पीछे छोड़ता हुआ चाइना बहुत आगे निकल गया। क्यों? एमएनसी की बदौलत, ग्लोबलाइजेशन की बदौलत। ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी के कारण चाइना इतना ज्यादा फ्लरिश कर गया, चाइना इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। और भारत भी अब चाइना के बिल्कुल पीछे पीछे ये सारी चीजें सीख रहा है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज समझिए, एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सुजुकी, आपको पता है बाहर का ब्रांड है, गाड़ियां बनाती है सुजुकी। सुजुकी भारत में आया, इन्होंने अपना प्लांट लगा दिया भारत में।
सुजुकी ने गाड़ियां बनानी स्टार्ट की। तो भाई मारुति जो है भारत का ब्रांड है, पता है आपको, मारुति। तो ये दोनों ने क्या किया, कोलैबोरेशन कर लिया, तो क्या बन गया, मारुति सुजुकी। इसी तरह से हीरो होंडा, हीरो साइकिल्स बनाते थे, होंडा बाइक बनाता था या होंडा गाड़ियां बनाता था। तो हीरो होंडा क्या हो गया, ये मतलब कि बाइक्स बनाने लग गए। हीरो इंडिया की है, होंडा बाहर की कंपनी है। तो आप देख सकते हो कि ये एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन से कितना बेनिफिट हुआ। अब कहाँ पे हीरो पहले साइकिल बना रहा था, अब हीरो होंडा मिलके बाइक बना रहा है, तो भाई बेनिफिट दोनों को हुआ। और दोनों को बेनिफिट में क्या हुआ, इंडिया का बेनिफिट कैसे, इंडिया की लेबर को जॉब मिल रही है, लेबर को जॉब, लेबर की थोड़ी सी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है तो उनके परिवारों को अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छी हेल्थ मुहैया हो रही है। तो अगर किसी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो भाई उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पढ़ जाएंगी और वो आगे बढ़ जाएंगी। समझते हो ये बात, बिल्कुल इजी चीजें हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ और कुछ जो इंपॉर्टेंट है। एमएनसी सेट प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, वो आपको पता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही जो एमएनसी जो है वहां पे लगाएंगी। और वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज, मैंने पहले ही बता दिया कि चाइना में बार बार क्यों जा रही थी सभी कंपनीज, क्योंकि वहां पे जो है लेबर बहुत सस्ती थी। अभी भारत के अंदर भी लेबर काफी सस्ती है, तो इसलिए कंपनी जो है चाइना, जो है चाइना को छोड़ के भारत में आ रही है। अब एक चीज तो आपने देख ली कि बेनिफिट तो बहुत हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज का, बहुत बेनिफिट हो गया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का। ग्लोबलाइजेशन का आपने देख लिया कि बहुत बेनिफिट है, लिबरलाइजेशन का बहुत बेनिफिट आपने देख लिया। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ भाई, मोबाइल जो है सैमसंग का मोबाइल चाइना के अंदर बन रहा है, इंडिया में असेंबल हो रहा है। जो है साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। सैमसंग का मोबाइल अब, आपको पता है किसी टाइम पे भारत के अंदर, भारत का एक ब्रांड था माइक्रोमैक्स, शायद कई बच्चों ने देखा होगा, शायद कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। माइक्रोमैक्स एक भारत का ब्रांड था। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में सैमसंग इतना बढ़ गया, इतना आगे आ गया, इसने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया, माइक्रोमैक्स compete ही नहीं कर पाया। सैमसंग के फोन कहाँ पे, अब सैमसंग की कंपनी अगर साउथ कोरिया में बनाती मोबाइल तो बहुत महंगे होते हैं, मतलब उनका मोबाइल 17,000 से नीचे तो मिलना ही नहीं था। अब सैमसंग ने क्या किया, चाइना को अप्रोच किया। तो चाइना को अप्रोच किया, चाइना में लेबर सस्ती थी और काफी सारी चीजें सस्ती होगी चाइना में। तो जो मोबाइल यहाँ पर पहले 50-60 हजार के ऊपर था, वो सैमसंग का फोन कितने में मिलने लगा, 15 से 20 हजार में हर एक के पास सैमसंग का फोन आने लगा। तो भाई लोगों ने सोचा जब 15 हजार में सैमसंग मिल रहा है तो मैं माइक्रोमैक्स क्यों लूं, 15 हजार में माइक्रोमैक्स का फोन मैं क्यों लूं, क्योंकि लोग फिर ब्रांड की तरफ जाने लगते हैं, लोग फिर शो ऑफ करने लग जाते हैं। तो इस वजह से सैमसंग ने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया। समझ रहे हो, ग्लोबलाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हर एक चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आपको जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, लोकल जो है मार्केट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आई है। अब और एक पॉजिटिव पॉइंट बता देते हैं आपको जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का। अब एमएनसी, भाई बाहर की कोई कंपनी है वो यहाँ पर क्या आ रही है, कार बनाने के लिए आ रही है इंडिया में, किसी एक एक्स देश की कंपनी है, इंडिया के अंदर कार बनाने आ रही है। तो ये कार के सारी चीजें मतलब वहां से लेकर नहीं आएगी अपने देश से, तो क्या करेंगे, अगर इंडिया में आ रही है कंपनी तो शायद टायर का जो, अब कार में टायर भी तो लगते हैं, क्या पता टायर का जो काम है वो इंडियन कंपनी को मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई तो उसने इंडिया की कंपनी को टायर का ठेका दे दिया कि ठीक है आप लोग जितनी भी हमारी गाड़ियां बनेगी टायर आपके लगा के भेजेंगे। जो मिरर्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, एक कार के अंदर नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं। तो भाई अलग अलग कंपनी अलग अलग चीजें बनाती है, कभी भी एक जो पूरी कार होती है वो एक कंपनी नहीं बनाती। आपके पास किसी भी कंपनी की कार है, चाहे वो टाटा की है, चाहे वो टोयोटा की कार है, या फिर किसी ऑडी की कार है, तो वो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो वो अलग अलग कंपनीज उनको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन और ये एमएनसीज का कॉन्सेप्ट आया था, तब इन्होंने क्या किया, मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ये मिलकर काम करते करते जो है कोलैबोरेशन होना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने हीरो होंडा बताया आपको, मारुति सुजुकी बताया, इस तरह से एक बजाज कावासाकी भी एक पहले कभी किसी टाइम पे इन्होंने भी कोलैबोरेशन किया था। और भी काफी हैं, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से मैंने बता दी। और हाँ, इसमें एक चीज और भी है, वन मोर थिंग। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है,
अब एक कोई भी है कंपनी है, हम मान सकते हैं एक्स वाई जेड, एक कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड। ये हनी मेकिंग कंपनी है, इसका हनी जो है बहुत अच्छा होता है। अब हनी आपको पता है, हनी तो मतलब मधुमक्खियों से मिलता है शहद। तो एक्स वाई जेड कंपनी, इसकी एक बोतल जो है ना 100 ml की, एक एग्जांपल से समझिए, 100 ml की बोतल इसकी 100 रुपीज की, 100 रुपीज की। अगर लोकल मार्केट में अगर जो किसान है, जो एक फार्मर है या जो काम करने वाला लोकल मार्केट में, वो 100 ml की बोतल का उसको क्या प्राइस मिलता है? 100 ml की बोतल का उसको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं, ₹20 मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक एक्स वाई जेड कंपनी है जिसने कि अपना इस पे लोगो लगा रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है। इसकी 100 ml की हनी की बोतल का प्राइस है 100 रुपीज। 100 ml 100 रुपीज। जो फार्मर है, जो डायरेक्ट खेतों से जो है हनी कलेक्ट करता है, मधुमक्खियों से कलेक्ट करके वो मार्केट में बेचता है, उसको मिलता है 20 रुपए 100 ml की। लेकिन इस पे कोई बैचिंग नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये सीधे फार्मर के पास गई, इन्होंने कहा कि भाई ये तेरा 20 रुपए में तू मार्केट में सेल कर रहा है, हम तेरे को 30 रुपए देंगे। 100 ml का हम तेरे को 30 रुपए देंगे, तो मार्केट में ना सेल करके हमें डायरेक्ट सेल कर। तो इस बंदे ने कहा कि ठीक है, मुझे तो 10 रुपए फायदा ही हो रहा है, 20 में मैं वहां बेच रहा हूँ, आप मुझे 30 दे रहे हो, तो आप सीधा ही लॉट उठा लो। मुझे मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, मुझे कोई मतलब कि कोई झंझट नहीं है, मुझे पैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट उठाओ हमसे। तो इन्होंने क्या किया, ये उठाया और इस पे अपनी बैचिंग कर दी एक्स वाई जेड की, और आगे बेचा 100 रुपए में। अब 70 रुपए तो ये मल्टीनेशनल कंपनी कमा गई इसके बीच में से, और 10 रुपए एक्स्ट्रा इस फार्मर को मिल गए। तो मल्टीनेशनल कंपनी से क्या हो गया कि जो लोकल थे, जो पहले लोकल प्रोड्यूसर काम नहीं कर पा रहे थे, जिनका काम बहुत वीक चल रहा था, तो वो भी फ्लरिश करना स्टार्ट हो गए, वो भी फलना फूलना स्टार्ट हो गए। इस तरह से ये सभी इंडस्ट्रीज में हर एक जगह पे ये काम हुआ, और ऐसे ही काम आगे आगे बढ़ता गया। ये मैंने एक एग्जांपल से बताया है, ऐसा ही जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हुआ, ऐसा ही टेक्नोलॉजी में हुआ, ऐसा ही हर एक चीज के अंदर ऐसा ही हुआ। तो समझ आ गया सारी चीजें। अब इसमें ये चीज समझ आ गई। अब देखिए दूसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से क्या हुआ आप समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। शूज, आप शूज लेने जाए, मार्केट में गए, आपने देखा कि भाई चमड़े के शूज मिलेंगे, भारत के अंदर लोग चमड़े के जूते पहनते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन है, तो भाई एडिडास, नाइकी, और और कौन से बड़े ब्रांड है, बाटा तो इंडिया का ब्रांड हो गया, एडिडास, नाइकी में कुछ एक दो और ध्यान नहीं आ रहे मेरे, स्केचर्स। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब आप मार्केट से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन से ये सारे इंडिया में आ गए, ये सारे इंडिया में आ सकते हैं। तो अब आप शूज लेने जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एडिडास ले सकते हैं, आप नाइकी खरीद सकते हैं, और इसमें भी आप आगे फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है शूज देखने को मिलेंगे। आप बाटा के शूज खरीद सकते हैं, आप स्केचर्स के शूज खरीद सकते हैं। तो मतलब अब कस्टमर के पास भी बहुत सारी चॉइस हो गई, और ऐसा है सभी जगह हुआ। अब भारत में तो सिर्फ टाटा की गाड़ी तो नहीं खरीदेंगे ना, आप टोयोटा की गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप ऑडी की गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर के पास भी बहुत ज्यादा चॉइस हो गई ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को भी फायदा हो रहा था और कस्टमर को भी फायदा हो रहा था। तो ये समझ आया आपको, ग्लोबलाइजेशन अच्छे से समझ गए। और प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज से क्या बेनिफिट हुआ, किस किसको कैसे बेनिफिट हुआ, तो सारी चीजें आप समझ गए। बस अब एक काम आपने करना है, इसको एक बार जाकर पढ़ लेना है पूरा, ठीक। ऐसे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसकी जो वर्डिंग है वो क्लियर हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हुआ इस पे, भारत पे। Globalization and the greater competition among producers, both local and foreign producers, have been of advantages to consumers, partially the well-off section in the urban areas. There is a greater choice before these consumers who now enjoy the improved quality and lower price of the several products. अब देखिए यहाँ पर अपने दिवाली के अंदर कुछ लाइट्स आती थी, दिवाली के अंदर आप जो है डेकोरेशन के लिए दिवाली लाइट्स आप यूज करते हो, जिसको फुल जड़ियां बोलते हैं। जब भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चर हो रही थी, तो वो जो एक लड़ी थी ना, वो जो एक फुलझड़ी पूरी होती है, जो कि 100 मीटर की, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, एक 100 मीटर की थी, उसका जो है प्राइस नियर अबाउट 1000 रुपीज था। 1000 रुपीज 100 मीटर की उस लड़ी का जो प्राइस है, फुलझड़ी का प्राइस है, जो दिवाली लाइट के लिए यूज हो रही थी, 1000 रुपीज। लेकिन जब ये चाइनीज लड़ियां आई हैं मार्केट में, ये चाइनीज लाइट्स, डेकोरेशन लाइट्स आई हैं, ये 100 मीटर का प्राइस अनबिलीवेबल 250 रुपीज में ये मार्केट में मिलने लग गई, 250 रुपए में। अब भाई
आपको पता है दिवाली की डेकोरेशन ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 10 दिन चलती है, उसके बाद उतार करके उसको घर पे रख देता है या वो खराब हो जाती है। तो हम 7 दिन के लिए 1,000 लगाएंगे या फिर हम 250 रुपये लगाएंगे। तो भाई कस्टमर तो आपको पता है, कस्टमर स्मार्ट है, कस्टमर 250 ही लगाएगा कि 7 दिन के लिए मैं 250 ही यूज करूंगा। तो इस तरह से जो है कस्टमर के पास उसको चीप और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने लगे भाई इंडिया वाले। अब इसको देख देख के क्या है, इंडियन ब्रांड्स भी सुधर गए हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ाया। पहले क्या होता था, आप 1,000 लगा के आओ, घर जाके खराब हो गई, उनकी कोई गारंटी नहीं थी। चाइना वाले ये क्या बोलते हैं कि भाई खराब हो गई, हमारी वापस ले आओ, 1 या 2 दिन में आप नहीं दे देंगे, क्योंकि इनकी वापसी हो जाती है और इनकी क्वालिटी अच्छी है, खराब होती भी नहीं है। तो अब जो इंडिया वाले सीख रहे हैं चाइना से, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो भाई इससे फायदा क्या हुआ, इससे कस्टमर को फायदा हुआ, लोअर प्राइस पे चीजें मिलने लगी, इंप्रूव्ड क्वालिटी की चीजें मिलने लगी। और एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो लास्ट 20 साल में जो है मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में अपना जो है बढ़ोतरी की है, इंक्रीमेंट किया, किसमें, इन्वेस्टमेंट में। सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। भाई कंपटीशन बढ़ने से जो है, बिल्कुल। अब ये देखिए आप लोग, एक और चीज होती है, चलिए अभी छोड़िए, रुकिए, आगे देखते हैं एक बार। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीजें वो है जो मैंने आपको बताई हैं। और ग्लोबलाइजेशन से एक और चीज हुई है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ज्यादा आदान प्रदान होने लगा, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आदान प्रदान होने लगी। इसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बहुत ज्यादा यूज में आने लगी। अब एआई में क्या है, रोबोट्स काम करते हैं, अगर रोबोट्स काम करेंगे तो जो वर्कर है उसकी नौकरी तो ये रोबोट खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये भी प्रॉब्लम होगी। भारत के अंदर आज भी कई जगह पर क्या है, एआई से मशीनें काम कर रही है, जहां पर लोगों को जॉब मिलनी थी वहां पर काम कौन कर रहा है, एआई मशीनरी वहां पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी है। दूसरा भाई, अगर आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो तो आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अब भारत की जो लेबर क्लास है वो कहीं ना कहीं कम पढ़ी लिखी है, अनस्किल्ड है, तो उनको कम्पीट, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको अब काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्रीज में। तो ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। समझ गए सारी चीजें, अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ गई। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की आप लोग जो है एक बार स्पष्टीकरण या फिर जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो जरूर पढ़ लेना, और एक बार ये सारा खुद से जरूर पढ़ना है इस पीडीएफ को। A company that owns or control production in more than one nation is known as। भाई एक कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है, तो भाई उसको एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। भाई निम्नलिखित में से कौन उत्पादकों को घरेलू बाजार से आगे पहुंचने का अवसर प्रदान करता है, तो इनलैंड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। मैंने आपको बताया था कि भाई इसको राइट आंसर क्या है, सी, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई अगर इंडिया का प्रोडक्ट यहाँ से, इंडिया से बन के बाहर जाके सेल होगा, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। या बाहर से कोई इंडिया में आएगा तो उसको बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मतलब बाहर से कुछ आयात करना, और एक्सपोर्ट बाहर कुछ निर्यात करना। तो ये दोनों ही किसके अंदर काउंट होते हैं, फॉरेन ट्रेड के अंदर। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर से कोई हमारे कंट्री में, कोई कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या कोई प्लांट लगाए, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या है, विदेशी व्यापार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एमएनसीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सही नहीं है। एमएनसीज बराबर ले आते हैं, MNCs set up office and factories for production in a region where they can get cheap labor and other resources। तो बिल्कुल भी MNCs यही करती हैं, जहां पर भी उनको सस्ती लेबर और बाकी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, ये वहां पे अपने ऑफिस को सेटअप कर लेते हैं। तो ये पहला तो सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, सही नहीं है, तो ये तो सही है। MNCs सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। बिल्कुल भैया मार्केट के नजदीक रखने की कोशिश करते हैं ताकि इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम पड़े। Large MNCs in developed countries place order for production with small products। बिल्कुल भाई, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कई बार क्या करती हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स का छोटी कंपनियों को, छोटे प्रोड्यूसर्स को क्या कर देती हैं, ऑर्डर दे देती हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई कोई कार मेकिंग कंपनी है, वो कार बना रही है, तो अपनी कार वो किसी और से बनवा लेती है। जैसे कि एमआरएफ को बोल दिया कि आप लोग टायर बना के दो, तो भारत में अगर कोई बाहर की कंपनी लगी हुई तो टायर वो एमआरएफ से खरीद लेगी, तो एमआरएफ की तो बैठे बैठे ही सेल बढ़ गई ना।
बाहर से कोई कंपनी आई, उसने यहाँ पे अपना प्लांट लगाया और उसने क्या डिमांड जनरेट कर दी कि भाई मैं कार बना रही हूँ, तो मुझे एमआरएफ के टायर्स चाहिए। तो मद्रास रबर फैक्ट्री इसके टायर्स जो है कार के अंदर लगने लग गए। पहली चीज ये। दूसरा भाई कार चलेगी, हर एक आपको पता 50,000 या 1 लाख किलोमीटर के बाद जो है टायर चेंज करने पड़ते हैं। तो वो आप टायर चेंज करोगे तो फिर एमआरएफ की तो फिर सेल बढ़ी, तो एमआरएफ को फायदा ही फायदा। तो यही इसमें जो कहा गया है। एमएनसीज आर अवेलेबल ओनली इन वन कंट्री, भाई ये यहाँ पर गलत पॉइंट है। एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज जो फुल फॉर्म इसकी अगर याद है तो ये गलत है। राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स या एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। तो भाई जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है इसको। नेक्स्ट चलिए। द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज, तो ये डेफिनेशन है किस चीज की? ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की ये डेफिनेशन है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विशेस टू सेफ गार्ड इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फॉलो द मेक इन इंडिया पॉलिसी इट विल, यदि भारत सरकार अपने घरेलू उत्पादों की सुरक्षा करना चाहती है और मेक इन इंडिया नीति का पालन करना चाहती है तो वो क्या करेगी? भाई अगर आप अपने खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो एक्सपोर्ट है, बाहर से जो इंपोर्ट है उसको कम करना पड़ेगा। भाई बाहर से चीजें हमारे देश में कम से कम आए तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट पे क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ेगा तभी महंगी होंगी चीजें। आगे जब हम टैक्स चैप्टर पढ़ेंगे या फिर आगे जब इसका मैं एडवांस वर्जन आएगा इसी चैप्टर का, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से इंपोर्ट के ऊपर हम ड्यूटी लगा के किस तरह से बढ़ा देते हैं वाले। वैसे मैंने आपको बता दी ये चीजें कि अगर किसी चीज को महंगा करना है, अब आपको पता है जो फॉर्च्यूनर है उसकी एक्चुअल प्राइस जो है, कीमत है वो 20 लाख के आसपास है, लेकिन भारत में इस टाइम पे फॉर्च्यूनर 50 लाख की मिल रही है, 50 लाख। तो 50 लाख की क्यों मिल रही है भाई? 30 लाख तो उस पर ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी लग रही है 30 लाख रुपए। मतलब कार की कीमत कुछ नहीं है, 20 लाख कीमत है कार की, और 30 लाख लोग ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि वो हमारी यहाँ की मार्केट को कैप्चर ना कर ले, ताकि टाटा compete कर सके, ताकि दूसरी गाड़ियां हैं, दूसरी कंपनीज है, वो compete कर सके। तो ऐसा जो है मेक इन इंडिया पॉलिसी को आगे लेके आने के लिए, या फिर अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो चाहे तो कोई भी सरकार, जरूरी नहीं भारत सरकार, इंपोर्ट पर टैक्स ड्यूटी बढ़ा सकती है। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। एंटी डंपिंग मतलब क्या होता है इसका? डंप करना। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए। भाई एक किसान है, एक एग्जांपल है, अच्छे से इसको समझ लेना। एक किसान है यूएसए का, उसने टमाटर उगाए, टोमेटो, उसके टमाटर है 20 रुपए केजी। भारत के अंदर एक किसान है इंडिया में, इसके टमाटर है 2 रुपए किलो, 2 रुपीज केजी। ये 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। अगर भाई ये इंपोर्ट ड्यूटी लगा के सारी चीजें लगा के ये क्या करे, यहाँ से टमाटर, अच्छा टमाटर है 10 में बेच दे, तो 10 रुपए किलो भी बेचेगा तो भी लोग 10 रुपए किलो के टमाटो खरीदेंगे, ये 20 रुपए किलो वाले का नुकसान हो जाएगा। भाई यहाँ पे 2 रुपए किलो है, एक्स्ट्रा बन रहे टमाटर, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए गए हैं, तो भाई ये वहां पे बेच देगा कितने? 10 रुपए किलो में। तो भाई यहाँ का किसान है वो मारा जाएगा, वो 20 रुपए किलो का, ये 10 रुपए किलो बेच रहा है, तो इन दोनों का कोई कंपटीशन ही नहीं, मतलब हाफ का डिफरेंस हो गया रेट का। तो ये क्या होता है, उसको खा जाएगा, उस किसान को, उस किसान की सारी इनकम खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है, सरकारें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती हैं कि भाई इसका 10 रुपए किलो, इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इसको 18 रुपीज केजी बना दो, या फिर 20 रुपीज केजी बना दो, कि या तो बराबर आ जाए या उससे थोड़ा कम रहे या थोड़ा 22 रुपए किलो हो, ताकि हमारे किसान को भी फायदा हो। तो ऐसा ये सरकारें कर सकती है। समझ आया आपको अच्छे से कि अगर इंडिया में कोई चीज सस्ती है और अगर बाहर वो चीज महंगी है, तो बाहर का जो है कंट्री उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। और भारत सरकार हमेशा चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के रखता है। क्यों? क्योंकि जो चाइना वाले हैं वो अपना माल यहाँ पर भारत में डंप करने आते हैं, और डंप करने से क्या होता है कि भाई इंडिया में लोग सस्ती चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं, और इससे जो लोकल मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उनको नुकसान होता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ आई। आगे मैं आपको करवाऊंगा भी, डेफिनेशन भी आपको सारी दिखाऊंगा, सारी चीजें जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी चीजें कवर होती जाएंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दे दिया ना? हाँ, सिक्स आंसर हो गया। आयात पर कर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जो मेक इन इंडिया पॉलिसी का पालन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज बिजनेस टू डिसाइड फ्रीली ऑन व्हाट टू इंपोर्ट एंड व्हाट टू एक्सपोर्ट?
तो भाई निम्नलिखित में से कौन व्यवसायों को आयात और निर्यात करने के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देता है? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या फिर ट्रेड टैक्सेस? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, लिबरलाइजेशन। कि भाई क्या चीज आपने इंपोर्ट करनी है, क्या एक्सपोर्ट करनी है, अगर गवर्नमेंट लिबरल होगी, अगर उदार होगी सरकार, तो ही वो कहेगी कि भाई जो आपने इंपोर्ट करना है, जिसकी जरूरत है वो इंपोर्ट कर लो, जिसकी जरूरत नहीं है एक्सेस में उसको एक्सपोर्ट कर दो, तभी फायदा है। तो उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। 1991 से पहले सरकारें, भारत सरकार लिबरल नहीं थी, इस वजह से काफी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि 1991 से पहले लिबरल क्यों नहीं थे। समझिए, ये आपका देश है इंडिया, भारत महान, ये हो गया यूएसए। आप कोई और कंट्री भी ले सकते हो, एग्जांपल्स हैं, इनको सीरियस नहीं लेना है, बस उसका जो मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो, और उसके बाद बाकी सारी चीजें कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो मैं सिखा दूंगा, बस आप पहले सीख लो इसको। इंडिया, इंडिया में भाई जो वीट है, आपको पता है HYV सीड्स यूज होने लगे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होने लगे, तो भाई प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। पंजाब के अंदर प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, आप मतलब कि जो पहले प्रोडक्शन 50% थी वो 100% हो गई, प्रोडक्शन डबल हो गया एक हिसाब से। अब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान चाहे तो भाई ये जो बाकी चीजें जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ना बेचे, जो चीजें ये जो वीट और राइस है, ये FCI को ना सेल करके ये कहे कि भाई हमें तो ये सरकार यूएसए से हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम अपना जो सारा माल है यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे। भाई पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले तो सोना चांदी में खेलेंगे, क्योंकि इनके किसानों को यूएसए डायरेक्ट जो है खरीदेगा। अब भारत में मान लो जो 1,000 क्विंटल मिल रहा है, 1,000 रुपीज पर क्विंटल मिल रहा है, यूएसए कहेगा कि मैं आपको 5,000 रुपीज पर क्विंटल देता हूँ और लेके मैं जाऊंगा, मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है। तो भैया ये सारे किसान यूएसए को बेचेंगे ना अपना प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है इनका, वीट है, राइस है, जो भी है, ये यूएसए को बेचेंगे। ये क्यों बेचेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो भी 800 रुपए किलो में या 1,000 रुपए किलो में क्यों बेचेंगे, 1,000 रुपए क्विंटल में क्यों बेचेंगे? समझ रहे हो? इस वजह से पहले अपने पेट की भूख शांत करनी है, पहले सरकारों को अपने देश का पेट भरना था, इसलिए हम इतने ज्यादा लिबरल नहीं थे। लेकिन जब हमें समझ आया कि सिर्फ और सिर्फ मतलब हम घर पे बैठे रहें तो इससे हमारी भूख शांत नहीं होगी, हमें बाहर निकल के लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो फिर लिबरलाइजेशन जो है लाई गई। इसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वित्त मंत्री का क्या रोल है लिबरलाइजेशन को लागू करने में, किसने की, वो सारी चीजें आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए उदारीकरण, समझ आ गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग established रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल कौन बनाता है भाई? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अब मैंने आपको कभी होमवर्क नहीं दिया, आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ। WTO के बारे में जाके एक बार गूगल पे पढ़ लेना, गूगल पे जाके WTO सर्च करें, जैसे आप गूगल पे स्टडी मास्टर ऑफिशियल सर्च करते हो, उससे हमारी सारी जो है आपको फाइल्स मिल जाती हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाती है, और हमारी एप्लीकेशन भी आपके सामने आ जाती है जब आप गूगल पे ये सारी चीजें सर्च करते हो। उसी तरह से गूगल पे जाके WTO सर्च करना, आपको उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो मैं सारे एग्जांपल्स देता हूँ ना, ये इतने काम के हैं, आप जब आंसर लिखने बैठोगे ना मेंस का, तब भी काम आएंगे, इंटरव्यू में डायरेक्ट आपके काम आएंगे, और प्रीलिम्स के पेपर में तो भाई क्वेश्चंस जो मैं आपको बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको एलिमिनेशन मेथड में जरूर हेल्प करेंगी। मतलब एलिमिनेशन मेथड आपने देखा ना, काफी स्टूडेंट्स मुझे जो है पॉजिटिव कमेंट मिले कि सर एलिमिनेशन मेथड से हमें एक चीज जो आपने बताई है वो एक चीज हमें याद आ गई, और बाकी 3 चीजें नहीं भी पता थी, फिर भी वो कहीं ना कहीं काम कर गया और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप पढ़िए यहाँ से, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक से कर लीजिए, अदरवाइज कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं, किसी वेबसाइट से मिल रहे हैं क्वेश्चन आपको, किसी और एप्लीकेशन पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं, आप कहीं भी प्रैक्टिस करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिलेंगी, और अगर आप कहीं से भी प्रैक्टिस करेंगे तो मेन मकसद क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप टू, भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्थापित किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? हेल्प इंडियन कंपनीज इन इन्वेस्टिंग इन फॉरेन। तो भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है,
हेल्प स्मॉल बिजनेसमैन टू गेट इन्वेस्टमेंट, इसमें बिजनेसमैन का कुछ लेना देना नहीं है। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर अट्रैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ताकि भाई हम अच्छी, हमारी पॉलिसीज लिबरल होंगी, हमारे लेबर लॉज लिबरल होंगे, तभी कोई बाहर से आएगा। अगर उसको हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे कि भाई यहाँ पे आ, तेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तेरे को यहाँ पे लेबर सस्ती मिलेगी। अब एक कंपनी, उसको हम बुला लेते हैं, वो कंपनी है, उसने अपना प्लांट लगा दिया, वो बाहर से अपने इंजीनियर्स लेके आई सारी, आके देखा यहाँ पर 24 घंटे में से 12 घंटे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, वो क्या प्रोडक्शन करेगा, क्या कमाएगा, क्या भारत में देगा, क्या भारत सरकार को देगा, और क्या वो अपने अपनी कंट्री में लेके जाएगा। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी है वो 24 आवर्स रहती है, शायद पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रभाव है। इट हैज हेल्प्ड इन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, तो ग्लोबलाइजेशन से नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इट हैज इंक्रीज्ड गवर्नमेंट जॉब्स, तो भाई ये तो गलत है। इट हैज क्रिएटेड ए वेलफेयर सोसाइटी, नहीं। इट हैज अलाउड कैजुअल वर्कर टू गेट ए फिक्स्ड इनकम, ये भी नहीं है। तो इट हैज हेल्प्ड इन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, तो राइट आंसर क्या है, ए। स्टूडेंट्स समटाइम्स आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैंने पहला ऑप्शन पढ़ा, और मैंने यहाँ पे यहाँ टिक नहीं किया, ना ही कट किया, ना ही टिक किया, और ना ही आपको आगे कहा कि तीनों पढ़ने या नहीं पढ़ने। कई बार क्या होता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ कि पहला ऑप्शन पढ़ा, वो कहता हूँ कि ये ठीक है, और बता देता हूँ कि क्यों ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो जो सबसे ज्यादा आंसर ठीक होता है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, उसको टिक करना होता है। तो मैंने ये देख लिया कि एक ये आंसर है, एक तो ये हो गया। अगर कोई इससे भी ज्यादा एक्यूरेट है तो उसको टिक करूंगा, अदरवाइज ये तो फिर आंसर है ही है। तो ये तीनों मैंने कट कर दी, ये मेरा आंसर बच गया। तो ये चीजें आप एग्जाम में भी कीजिएगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन गलत कम होंगे इससे। अब लेवल 1 कर लिया इजी, अब लेवल 2 पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो है स्टेटमेंट्स हैं। दे सेल एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है ग्लोबली चीजों को प्रोड्यूस भी करते हैं और बेचते भी हैं, तो ये हमारा सही पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या हो गया, ठीक हो गया। दे सेटअप प्रोडक्शन वेयर देर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, तो मतलब वो प्रोडक्शन वहां पर जो है सेटअप करते हैं जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर लो कॉस्ट पे मिलती है। तो एक इसको 1 मिनट के लिए मैं होल्ड पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट देखिए, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, तो भाई जो एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती है उसको कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, कौन सी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो तीसरा गलत है, जिसमें 3 है उसको हम काट देते हैं, ये लीजिए 3 वाला एलिमिनेट हो गया, तो पहला और दूसरा ठीक है। तो भाई यहाँ पर मुझे स्किल्ड और अनस्किल्ड में कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको होल्ड पे कर लिया 1 मिनट के लिए, और ये मुझे पता कट हो गया, तो ये हमारा ठीक है। तो देख लीजिए, दिस सेटअप प्रोडक्शन वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, मतलब अगर स्किल के लिए चाहिए तो वो स्किल्ड ले लेगी, और अगर अनस्किल्ड चाहिए तो अनस्किल्ड लेबर ले लेगी। इसका क्या मतलब है, भाई आपने कोई एक फैक्ट्री लगा ली, कोई एक फैक्ट्री सेटअप की है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्किल्ड मतलब लेबर अवेलेबल है, तो भाई स्किल्ड लेबर जो लेबर है वो हाई डिमांड करेगी, सैलरी की ज्यादा की डिमांड करेगी, और अनस्किल्ड है वो क्या है, वो कम सैलरी पे भी जो है काम कर लेंगे। तो फैक्ट्री में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स होते हैं, सबकी सैलरी सेम नहीं होती, इसी कारण, क्योंकि कुछ स्किल्स होते हैं और कुछ अनस्किल्ड होते हैं, इसलिए कंपनी को दोनों तरह के वर्कर्स की जरूरत है। राइट आंसर है ए। समझ गए यहाँ पर, दूसरा दूसरा ठीक, तीसरा गलत, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, भाई फॉरेन ट्रेड के कारण, भाई ठीक है, आप लोग अपनी मार्केट में प्रोड्यूस करें चीजें और बाहर की मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि पहले सैमसंग का फोन बाहर बनता था और इंडिया में सेल होता था, और उसने जो है माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया। तो इसके क्या है, फॉरेन ट्रेड से क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, तो ये बिल्कुल टिक पॉइंट है कि वो जो घरेलू बाजारों से आगे पहुंचने के लिए अवसर पैदा करते हैं उत्पादकों के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों के एकीकरण में मदद कर सकता है। तो ये भी ठीक है बिल्कुल, कि इंटीग्रेशन हो जाती है मार्केट्स की। तो राइट आंसर क्या है, सी। ओके, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर देखने थी, राइट आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ये इसलिए आपके लिए बिल्कुल सामने लेकर आता हूँ कि आपका जो ध्यान स्क्रीन पे रहे, तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी का एक साथ देखें, क्योंकि जब आपका पेपर होता है, आपका पेपर बाइलिंगुअल रहता है और उसमें एक साइड इंग्लिश होती है और दूसरी साइड आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी आपने चूज की हुई है। तो आप देख सकते हो, इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेकर चलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी, ये तो बिल्कुल ठीक है। एमएनसीज आर, यहाँ पे ये हाई नहीं है, एमएनसीज आर प्लेइंग ए मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेसेस। तो भाई एमएनसीज के कारण ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ, ये भी ठीक है। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है तो उससे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, तेजी से सुधार हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डी आंसर ठीक है, सभी ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड्स। तो भाई गवर्नमेंट बैरियर्स यूज कर सकती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, तो वो सरकार का काम है, वो कर सकती है ऐसा। सही है ये। द बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1994। तो भाई ये 1994 नहीं है, 1991 है। एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए थे? 1991 में। तो बैरियर्स कब रिमूव किए गए थे? 1991 में। तो दूसरा पॉइंट गलत है। तो हमें से करेक्ट पूछा गया, तो राइट आंसर है ए, करेक्ट। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज लिबरलाइजेशन। सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण है। 3 मिनट के लिए इसको होल्ड पे डाल देते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाना उदारीकरण ये है, तो बिल्कुल ठीक पॉइंट। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट इज लिबरलाइजेशन। द लिबरलाइज्ड गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। इसका क्या मतलब है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है वो किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती ट्रेड पे, ऐसा नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या और कई तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सरकार लगा सकती है, चाहे जितनी मर्जी लिबरल हो। सरकार खुद का डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको जरूर सेव करेगी। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेव करना या जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन है उसको सेव करना सरकार की ड्यूटी है, और वो उसको सेव करेगी ही करेगी। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो ये गलत पॉइंट है। वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, जिसमें दूसरा उसको हम हटा देते हैं। तो करेक्ट पूछा गया, तो वही पहला और तीसरा करेक्ट है, यहाँ पर सी आंसर है। चलिए एक बार यहाँ पर हम पढ़ भी लेते हैं तीसरा क्या कहते हैं तीसरे में। WTO established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed। तो भी WTO का यही काम है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये जो क्या करता है, रूल्स बनाता है और देखता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया था WTO के बारे में, तो आपका ये सी आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन रह गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल जोन्स। तो SEZs को इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है, मैंने आपको बताया था और आपको याद भी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा। विशेष आर्थिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। कंपनीज दैट सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये देखो यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे लिख दिया 10 साल। हम क्या पढ़ के आए हैं? 5 साल। तो पहले 5 साल के लिए टैक्स में छूट है, ना कि 10 साल के लिए। तो बस इतनी सी गड़बड़ हो जाती है। स्टूडेंट को क्या लगता है पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरे में यहां तक तो उसको पता है, ये तो पता है, बस इससे आगे वो भूल गया कि 10 साल है या 5 साल है, और यहीं पे गड़बड़ हो गई और क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत। एग्जामिनर आजकल इस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दिए जाएं, और जितनी ज्यादा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। और क्वेश्चन बैंक में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत डाल दिए गए हैं ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें। और एग्जाम में कई बार तो क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक में जब आप 22,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, 22,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एग्जाम में जो है ज्यादातर क्वेश्चन देखते हैं कि ये तो मैंने प्रैक्टिस किया, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ा हुआ है। तो मतलब आप ये मान लो एग्जाम शुरू हुआ,
एग्जाम शुरू होने से बाद आप पहले 10 से 15 मिनट मतलब आपकी आंखों के सामने वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट अप हो जाएगा कि आप एक बार पॉजिटिव हो जाओगे। और पॉजिटिव एनर्जी से क्या होता है, जब आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, अगर मान लो कुछ नहीं भी याद आ रहा तो थोड़ा सा आप रिलैक्स माइंड रहेंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। और होता क्या है, होता इसके अपोजिट है। एग्जाम में गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किए हैं थोड़े, मतलब कि 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 500-700 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आता, दूसरा देखा नहीं आता, तीसरा देखा नहीं आता, पहले 10-15 क्वेश्चन देखे नहीं आते, भाई बीपी क्रॉस हो गया 160 170, बीपी वैसे ही बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। अब सोचने की क्षमता वैसे ही खत्म होगी। घबराहट में आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यही कि घबराहट में सही डिसीजन नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप सही की जगह क्वेश्चन कब गलत कर आ जाते हैं, फिर देखते हैं जाके कि भाई अटेम्प्ट तो मैंने 70 किए थे और 40 मेरे गलत हो गए हैं। अब क्या होगा, तो फिर वो मार्क्स नहीं आते। इस वजह से तो मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करते जाओ, सक्सेस की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन जो बता रहा हूँ उस पाथ को फॉलो करोगे तब, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मंत्र है या कोई जड़ी बूटी है, घोल के पिला दूंगा और सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलो, परेशानियां कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन थोड़ा टाइम खुद को दो, थोड़ा टाइम इस लेक्चर को दो, थोड़ा टाइम रिवीजन को दो, तो चीजें अपने आप एक जो है जिसको रिदम बोलते हैं, रिदम में आ जाएंगी और आपको सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नहीं 5 आएगा, यहाँ पे इसने 10 साल डाल दिया है तो यहाँ पर 5 साल था, तो इसलिए गलत हो गया। जहां पे 2 हम वो सारा हटा देते हैं तो हमारा क्या हो गया, ए। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑफर्ड ए ग्रेट चॉइस टू द कंज्यूमर्स। तो भाई ग्लोबलाइजेशन से कंज्यूमर को बिल्कुल ग्रेट चॉइस मिली है, कस्टमर्स को। ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज्ड द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। तो ग्लोबलाइजेशन में प्रेशर ऑफ कंपटीशन लाइफ चेंज कर दी वर्कर्स की, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्कर्स की लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इंडियन कंपनी टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन मेथड। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो है इंडियन कंपनी को प्रोडक्शन मेथड जो है क्या किया है, इसमें हेल्प की है प्रोडक्शन मेथड को इम्प्रूव करने में, तो ये भी ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और ये क्या है, डी ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर क्या है, डी। इसमें भी राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, ये सेट करवा देंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई। ये हमारे साथ जो है लेवल 2 क्वेश्चंस थे, आपको समझ आ गए। अब इसमें आप एक चीज नोट कीजिए, बड़ी ही अच्छी चीज बताऊंगा। अब आपने देख लिया, पहले अपने लास्ट लेक्चर में, सॉरी यहाँ पे मैं आपको होम पे ले चलता हूँ। पहले आपने ये सारे चैप्टर्स देख लिए, आपको याद होंगे कि चैप्टर्स का क्या क्या नाम है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किस चैप्टर का नाम बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जो हमने किया है। ये तो आपको पता है कौन सा किया, ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले मनी एंड क्रेडिट किया था, और उससे पहले हम लोगों ने कौन सा किया था, उससे पहले हमने किया था 6th जो चैप्टर है, एक सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमने किया था। ये चैप्टर्स का, इसमें हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये सेक्टर्स काम करते हैं, कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, कमाया कैसे जाता है, सारी चीजें मनी एंड क्रेडिट में आपने समझ ली। अब हमने देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से भाई बाहर की कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, भारत की कंपनी बाहर काम कर रही है। अब आप ये सोचो कि आपने एचपी कंपनी, एचपी और डेल, आपको पता है लैपटॉप की 2 बड़ी कंपनीज है। एचपी या डेल कंपनी से आपने लैपटॉप परचेज किया। अब ये इंडिया की कंपनी तो है नहीं, बाहर की कंपनी है। आपने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप में आ गई कोई दिक्कत, दिक्कत आ गई तो आप क्या करोगे, आप सीधा मतलब यूएसए पहुंच जाओगे कि भाई मेरा लैपटॉप खराब हो गया है या इसमें आपने गड़बड़ कर दी है, आप यूएसए पहुंच जाओगे कि भाई इसको ठीक करके दो, नहीं। भाई कस्टमर जा भी नहीं पाएगा, आप नहीं जा पाओगे। भाई 50-60 हजार का लैपटॉप है, इतने के लिए आप यूएसए नहीं जाओगे। तो भाई आप हैं कस्टमर, अगर कस्टमर के साथ कुछ गलत हो जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज तो आ गई, अब देखो कि कस्टमर के साथ धोखाधड़ी भी तो हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, तो कस्टमर कहाँ कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, वो कस्टमर, या फिर जो कस्टमर भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर, कस्टमर या फिर क्या, कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कस्टमर राइट या फिर कंज्यूमर राइट। क्योंकि मैंने ये इसलिए यहाँ पे बताया, यहाँ पर बार बार जो है कंज्यूमर वर्ड यूज हो रहा था यहाँ पर। हाँ ये रहा, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑफर्ड ए ग्रेट चॉइस टू द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर के पास ग्रेट चॉइस है, तो ग्रेट चॉइस कैसे आई, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी से चीज परचेज कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ चीटिंग भी तो हो सकती है।
तो इस चीटिंग से बचने के लिए कुछ कंज्यूमर के राइट्स हैं, कुछ कस्टमर राइट्स हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे। तो अब आपको समझ आया कि लिंक कैसे क्रिएट हो रहे हैं, आप कैसे मतलब एक चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो। जब आप ये सारे चैनल्स के थ्रू जाओगे तो आपको सारी चीजें अपने आप याद होने लग जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो इंजीनियरिंग कर रखी है सर, इकोनॉमी तो मेरे समझ में नहीं आती, सर मैंने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, मेरे समझ में नहीं आती है, सर मुझे चीजें याद नहीं रहती, जब मैं पढ़ता हूँ तो आसान लगती है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। अब भूल के दिखाओ, ठीक है, अब भूल के दिखाओ मेरा लेक्चर देखने के बाद। बस हाँ, लेक्चर देखने के बाद छोड़ दिया तो भूल सकते हो, लेक्चर देखने के बाद एक बार इस पीडीएफ को रीड कर लो, इस पीडीएफ को स्टडी कर लो, कहीं नहीं भूलोगे, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये आंसर पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन के साथ, जो दो दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो पूरा लिखा हुआ कि स्टेटमेंट गलत क्यों है, सही क्यों है, पूरा लिखा हुआ है इसमें। ये एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग से जो है पूरा डिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।